हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये आप देख रहे हैं हमारी प्रारंभ सीरीज को। और ये सेशन चल रहा है बच्चों 2025 और 2026 का बच्चों। आज के हमारी इस क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बच्चों। आज इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को समझा है बच्चों, बट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे बेटा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा यहाँ पर ये होता है कि ये एक तरह से जो मान लो फ्री हैंड इकोनॉमी है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जैसा डिसाइड करते हैं ना, वही यहाँ पर प्राइस हो जाती है बच्चों। जैसे कि अगर मैं इसको आपको समझाऊं बेटा, कि फ्री हैंड के अंदर सारा का सारा जो है, सब कुछ जो है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है। जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे बेटा, वहीं पर ही जो है सप्लाई, सॉरी, यहीं पर ही जो है प्राइस डिसाइड हो जाएगी। यहां पर कोई इंटरवेंस नहीं रहता है किसी भी सेंट्रल बैंक का बेटा। यहां आरबीआई भी इन्वॉल्व नहीं होती बेटा। फ्लोटिंग एक्सचेंज का मतलब यही होता है कि मार्केट में किसी भी करेंसी की डिमांड क्या चल रही है और उसकी क्या सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर डिसाइड किया जाता है कि क्या यहां पर रेट होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो, यहां पर जो है बेटा, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये कहा जा रहा है कि यहां पर $1 की कीमत जो है 80 रुपए होगी। तो इट मींस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में वो 80 ही होगी, कोई भी आर्टिफिशियल यहां पर नहीं रहेगा। अभी तक फिक्स एक्सचेंज के तो हमने अंदर क्या समझा था बेटा, कि फ्लोटिंग एक्सचेंज से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और वहां पर जो है प्राइस डिसाइड होती है। और उससे थोड़ा कम जो है आरबीआई क्या कर लेती है, अपना अमाउंट या अपना प्राइस बता देती है इंडियंस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग हो। बट बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज के अंदर ऐसा नहीं होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज के अंदर जो डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर देती है बेटा, उसी से ही जो है यहां पर डिसाइड हो जाता है कि क्या प्राइस रहने वाली है बच्चों। इज दैट क्लियर? फ्लोटिंग एक्सचेंज आपको समझ में आया बेटा? प्लीज अगर बेटा आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। और प्रारंभ सीरीज हमारी कैसी लग रही है बेटा, ये भी आपको जरूर बताना है बच्चों। देखो बेटा, इसके फायदे क्या है। पहला है सर, इंटरनेशनल रिजर्व की जरूरत नहीं होती है। पहला फायदा तो ये है, हमें यहां पर रिजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई हो, कोई भी सेंट्रल बैंक हो किसी भी कंट्री का, उसे रिजर्व रखने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा जो है यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से चलेगा। जो सिंपली प्राइस आएगी, उसी प्राइस पे ही जो है यहाँ पर बाय और सेल होगी करेंसी। तो पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा बेटा, कैपिटल मूवमेंट होगा, मतलब रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, फ्रीली जो है यहाँ पर ट्रेड्स होंगे, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक दूसरे के देशों के साथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो है मूव ज्यादा होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, तो बीच में से बैरियर्स हट गए एक तरह से, जो मान लो आप। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है ट्रेडिंग करेंगे बेटा। ये इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा बेटा। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें हैं फायदेमंद की, तो कुछ चीजें नुकसान भी होती है बेटा। अब नुकसान इसमें क्या है? नुकसान इसमें यह है बच्चों कि एक तो इंस्टेबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी बेटा? इंस्टेबिलिटी रहेगी। जैसे समझते हैं बेटा इस चीज को। अभी तक आपको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ में आ गया होगा ना बेटा? देखो, तो इसके फायदे मैंने आपको बताए थे कि देखो, यहां पर रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली हमें किसी भी करेंसी का रिजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। बट बेटा, इसकी वजह से एक नुकसान भी है रिजर्व की वजह से। रिजर्व अगर होता तो यहां पर आरबीआई हमारी मदद कर सकती थी, या कोई भी सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, वो अपने नागरिकों की मदद कर सकती थी अपने रिजर्व्स निकालकर, उस सिचुएशन में जब यहां पर एक्सचेंज रेट महंगा हो जाता। जैसे कि अगर इसमें मैं आपको समझाऊं बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज में यहां पर देखो, जैसे क्या है, दो टर्म अपन यहां पर जो है समझेंगे बेटा, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। सपोज करो यहां पर ये $1 है 80 रुपए का, मींस हमें 80 रुपए देने होंगे, जब जाकर हमें $1 मिलेगा।
अब समझो यहां पर $1 की कीमत हो गई है 90 रुपए। क्या हो गई है बेटा? 90 रुपए हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया? डॉलर महंगा हो गया, ठीक है ना, और ये भाई साहब सस्ते हो गए रुपीस। इसका मतलब रुपीस का तो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया, और डॉलर का यहां पर एप्रिसिएशन हो गया बेटा। और दोबारा से यहां पर $1 80 का हो जाएगा, तो यहां पर रुपीस का एप्रिसिएशन हो जाएगा और डॉलर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि पहले डॉलर महंगा मिल रहा था, अब सस्ता मिल रहा है। अब हमारी परचेजिंग पावर यहां पर ज्यादा हो गई है, और यहां पर परचेजिंग पावर इसकी कम हो गई है बच्चे। यहां पर परचेजिंग पावर हमारी कम हो गई है, डॉलर की ज्यादा हो गई है। ऊपर क्या था बेटा? हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा थी और डॉलर की कम हो गई थी। तो ऊपर वाले केस में रुपीस क्या है? एप्रिशिएट हो गया। नीचे वाले में रुपीस क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? तो अगर रिजर्व यहां पर नहीं करेंगी, तो इस सिचुएशन में कोई भी सेंट्रल बैंक को किसी भी कंट्री की अपने नागरिकों की मदद नहीं कर पाएगी, और जिस वजह से मार्केट में इंस्टेबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी बच्चे? इंस्टेबिलिटी रहेगी। इज दैट क्लियर? और इंस्टेबिलिटी मतलब ये होता है, ये क्या करता है फिर? जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं ना, उसे कम कर देता है। वो कैसे? देखो, सपोज करो आपने कोई भी विदेशी कंट्री से डॉलर में कोई चीज परचेस किया। अब आप सोचकर बैठ गए हो कि यार इसका अमाउंट मुझे इंडियन रुपीस में 12 लाख रुपए करना पड़ेगा, तब जाकर मैं $10,000 वहां पर पे कर पाऊंगा। अब अगले दिन आपको पता चला कि नहीं यार, अब तो डॉलर और महंगा हो गया, मेरे को 12 लाख की बजाय 15 लाख का अरेंजमेंट करना है। तो ये क्या होगा? ये आगे जाकर इंटरनेशनल जो ट्रेड्स होंगे ना, उसे कम कर देगा। इंस्टेबिलिटी ना मार्केट में कोई पता नहीं है कि कब क्या प्राइस हो जाए। ये एकदम गोल्ड और सिल्वर की तरह है, कोई भरोसा नहीं है क्या प्राइस होगा क्या नहीं होगा। और ना ही यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है मदद कर सकती है बेटा। तो इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा नुकसान है बेटा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बेटा आपको इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पर जो है कम होता दिखेगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और यहाँ पर भविष्य में ना पॉलिसी बनाने में, कोई भी गवर्नमेंट हो उसे पॉलिसी बनाने में भी दिक्कत आएगी बच्चों। कोई भी गवर्नमेंट हो, पॉलिसी बनाने में क्या आएगी बेटा? उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि फ्लोटिंग है ना, इंस्टेबिलिटी है। अब किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाए जिससे हम लोगों को प्रमोट करें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ही यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज से है, तो लोग वैसे भी नहीं करेंगे। तो पॉलिसी बनाने में भी क्या होता है बेटा? बहुत दिक्कत यहाँ पर आती है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चे। और क्लास कैसी लगी है बेटा आप लोगों को प्लीज जरूर बताना। आज थोड़ा सा माइक में मिस्टेक थी बेटा, इसलिए हो सकता है बीच में आवाज आपको कम नजर आए बेटा, कम आवाज सुनाई में आए बेटा, सॉरी नजर आए बोल रहा हूँ, कम सुनाई में आए बेटा। फिर भी नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे बेटा कि हम इसको सही करें, इस प्रॉब्लम को, और आपको और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा सके बेटा। चलो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।